हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हाल ही में बाबर नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? हमारी केंद्र सरकार ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नोटिस जारी किया है? हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 में फेवरेट बॉलीवुड मूवी का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 के विजेताओं को घोषित किया गया और इसमें फेवरेट बॉलीवुड मूवी का अवार्ड जीत लिया है छिछोरे नामक फिल्म ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छिछोरे। इमेज में आप पोस्टर देख सकते हैं फिल्म का, तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। छिछोरे फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? छिछोरे फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नाडियादवाला। और साजिद नाडियादवाला ने यह अवार्ड किसको डेडिकेट किया है? साजिद नाडियादवाला ने निकोलेडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 को डेडिकेट किया है दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को। इमेज में आप देख सकते हैं। और छिछोरे फिल्म का निर्देशन किसने किया है? दंगल फेम डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने। किसने? नीतीश तिवारी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। और छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, नवीन पॉलीशेट्टी, प्रतीक बब्बर और अन्य सितारों ने भी काम किया था। और हाल ही में यह अवार्ड से नवाजा गया है छिछोरे फिल्म को। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद किसने संभाला? राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाल लिया है हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसका स्थान लिया है? गुलाम नबी आजाद का स्थान लिया है। तो देखो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो अब बन गए हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता। और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा में दूसरे विपक्ष के नेता होंगे। तो इनसे पहले कर्नाटक से एक और भी पर्सन राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर चुका है। और कर्नाटक से राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता MS गुरुपाद स्वामी थे। कौन? MS गुरुपाद स्वामी। इमेज में आप देख सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसका स्थान लेंगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता के रूप में किसका स्थान लेंगे? इमेज में आप देख सकते हैं गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे। और गुलाम नबी आजाद के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली हो गया था, जिसकी हाल ही में पूर्ति की गई। और बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, यानी कि हमारे सांसद के। तो वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सका था क्योंकि निचले सदन में उसका प्रतिनिधित्व 10% से कम था। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि कोई भी विपक्ष पार्टी को चुना जाता है लेकिन उनको कम से कम हमारी कुल लोकसभा सीट या राज्यसभा सीटों का 10% जीतना चाहिए सीटों का। इसी तरह का प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। यानी कि हाल ही में M वेंकैया नायडू हमारे राज्यसभा के सभापति है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और जब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250।
लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या राज्यसभा में 245 ही है। वर्तमान 245 सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य 233 और मनोनीत सदस्य 12 और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 245। और हमारे सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं और इसीलिए वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी कि इसका इलेक्शन नहीं होता। और उपसभापति सदन का सदस्य होता है। और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। तो राज्यसभा से जुड़े इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह हमारा यह तरीका क्वेश्चन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने का जो हम प्रयास करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नोटिस जारी किया है? हमारी केंद्र सरकार ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसका नाम है ट्विटर, और ट्विटर को हाल ही में नोटिस जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्विटर। और नोटिस क्यों जारी किया है, इसकी वजह आप जानना चाहेंगे तो देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कथित रूप से उत्तेजक सामग्री और गलत सूचना के प्रसार में शामिल 1000 से अधिक खातों को अवरुद्ध ब्लॉक करने के अपने आदेश का पालन न करने के लिए ट्विटर, जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसको फटकार लगाई है एक नोटिस जारी करके। और केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी किया है क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में 250 से अधिक ऐसे खातों को बहाल किया है जिन्हें पूर्व में सरकार की कानूनी मांग पर निलंबित कर दिया गया था। और जब बात करते हैं दोस्तों ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई और ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और दूसरा है कैलिफोर्निया में, बोले तो अमेरिका। और ट्विटर के स्थापक कौन है? जैक डॉर्सी, इमेज में आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस महानुभाव को पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन ल्यूथर कहा जाता है? हाल ही में एक हमारे समाज सेवक, एक देशभक्त, ऐसे महापुरुष जिसको हम हिंदू मार्टिन ल्यूथर कहते हैं, नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसकी हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई 12 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले तो एक महान विचारक और एक सुविख्यात समाज सुधारक थे। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसी तरह का क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहां हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के सौराष्ट्र के टंकारा में हुआ था और 12 फरवरी को हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई हमारे इस महापुरुष की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, क्या? वेदों की ओर लौटो, इस तरह का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आपको उठो, इस तरह का एक और भी नारा है, वो किस महापुरुष ने दिया था? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज उठाई, साथ ही इसका पुरजोर विरोध भी किया। उनके विरुद्ध रचे गए एक षड्यंत्र के कारण 30 अक्टूबर 1883 को दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। यानी कि इस तरह कहा जाता है कि उनको भोजन में जहर मिलाकर दिया गया था और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया था। पांचवा क्वेश्चन, प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? प्रति वर्ष नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, लेकिन किसकी याद में? इस तरह का क्वेश्चन हमें यहां पूछा गया है। सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं सरोजिनी नायडू को, और यहां पर लिखा है हैप्पी नेशनल वीमेंस डे, और यहां पर 13 फरवरी सरोजिनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल वीमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? 13 फरवरी को, क्योंकि सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में।
और सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू अपनी कविताओं के कारण किस उपनाम से प्रसिद्ध थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को भी पहचाना जाता है। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की एवं पूरे भारत देश की पहली महिला राज्यपाल बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इमेज में आप देख सकते हैं, गांधी बापू के पास में ही खड़ी है सरोजिनी नायडू। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। और दोस्तों यहां हमने बात की नेशनल वीमेंस डे की, लेकिन यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है 8 मार्च। क्या? 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन, क्या कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने हाल ही में लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी.एस. येदियुरप्पा। इमेज में आप देख सकते हैं, बी.एस. येदियुरप्पा बोले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का उद्देश्य क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पादन में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 30% तक बढ़ाना, और इसी मकसद से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने डॉलर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कर्नाटक सरकार ने एक 5 साल तक के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले 5 साल में दोस्तों आईटी निर्यात का लक्ष्य 150 बिलियन डॉलर रखा है। और कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के माध्यम से राज्य में 7000 से अधिक छोटी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना है। और इस मिशन के तहत शिक्षा और उद्योग जगत के बीच सहयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा। 7वां क्वेश्चन, और दोस्तों जब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, याद है आपको? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने जा रहा है ओडिशा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवा की पहचान करने के लिए सरकार ने ओडिशा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है। और यह कथन आया है नवीन पटनायक की ओर से। नवीन पटनायक बोले तो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री। कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कहां किया जाना है? तो भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क में यह कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। और बात करते हैं ओडिशा की, तो आप मैप में देखिए, ये पिंक कलर में जो आप देख सकते हैं यह है ओडिशा। ओडिशा किन किन राज्यों से सरहद साझा करता है? तो यहां पर है वेस्ट बंगाल, यहां पर है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़ और यहां पर है आंध्र प्रदेश। यानी कि 4 राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री बोले तो नवीन पटनायक, और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, और ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। और प्रतिवर्ष दोस्तों रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है ओडिशा राज्य में। और रथ यात्रा ओडिशा का राज्य उत्सव भी है। और ओडिशा का एक फेमस लोक नृत्य भी है ओडिसी। तो यहां मैं राज्य प्रतीक की भी बात आपको करना चाहूंगा। ओडिशा के राज्य प्रतीक, ओडिशा का राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। क्या? हिमालयी मोनाल। और ओडिशा का राजकीय पशु है सांभर। ओडिशा का राजकीय वृक्ष है बुरांश। ओडिशा का एक फेमस लोक नृत्य है ओडिसी। ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण चंद्र गजपति। और ओडिशा की हाईकोर्ट कटक में स्थित है। कैपिटल है भुवनेश्वर, लेकिन ओडिशा की हाईकोर्ट कटक में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दिया गया है? 7th पे कमीशन द्वारा हाल ही में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि जो पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा 45,000 रुपये थी, इसको बढ़ाकर प्रति माह कर दिया है
1,25,000, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1,25,000। और हमारे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा कि पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और यह निर्णय मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। यह परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करेगा। और जब बात करते हैं दोस्तों वेतन आयोग की, तो वेतन आयोग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रखनी चाहिए कि यह आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और यह कर्मचारियों की वेतन संरचना में बदलाव से संबंधित सिफारिशें प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। और पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1947 में। और वेतन आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में चल रहा है 7th पे कमीशन। तो 7वां केंद्रीय वेतन आयोग की भी बात करें, 7वें वेतन आयोग की स्थापना कब हुई? सितंबर 2013 में की गई थी। और 7वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ है? तो 1 जनवरी 2016 से इसके कार्यान्वयन प्रभाव के साथ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नवा क्वेश्चन, टोक्यो 2020 ओलंपिक प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुख पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है योशिरो मोरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है योशिरो मोरी। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह इस्तीफा क्यों देना पड़ा वो भी एक जानने वाली बात है ना। तो देखो, टोक्यो ओलंपिक की आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। योशिरो मोरी ने हाल ही में महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके चलते अब उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। 10वां क्वेश्चन, अनफिनिश्ड नामक संस्मरण किसने जारी किया? अनफिनिश्ड नामक एक संस्मरण जारी किया है प्रियंका चोपड़ा जोनास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा जोनास। वो अब सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्री न रहकर वो एक लेखक भी बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर पढ़िए, तो यह है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने इसको लिखा है। तो अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर की रिलीज के साथ लेखक बन गई, जिसे उन्होंने ईमानदार, नैसर्गिक और अति संवेदनशील बताया। और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भी जीता है, जिससे अपने वैश्विक अभिनय करियर का शुभारंभ किया था। और प्रियंका चोपड़ा ने यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है प्रियंका चोपड़ा ने। 11वां क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र कौन खोलेगा? निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र हमारी ही अंतरिक्ष एजेंसी इसरो खोलने जा रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रहों के परीक्षण के लिए अपना UR राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। तो कहां पर इसका परीक्षण किया जाने वाला है? UR राव सैटेलाइट सेंटर पर। और UR राव सैटेलाइट सेंटर में भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल द्वारा विकसित 2 उपग्रहों का परीक्षण किया गया था। ये दोनों कंपनियां आने वाले दिनों में श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट और तिरुवनंतपुरम रॉकेट सेंटर में भी अपना इंजन का परीक्षण करेंगे। और जब बात करते हैं इसरो के, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के स्थापक कौन है? विक्रम अंबलाल साराभाई। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? बाबर नामक एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को
कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया और यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण था। यानी कि पाकिस्तान की सेना ने दोस्तों 1 मंथ में 3 सफल परीक्षण किए। और बाबर मिसाइल की बात करें तो बाबर क्रूज मिसाइल को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था और यह मिसाइल 450 किलोमीटर दूरी तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। और इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया था और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और इसके बाद फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण लॉन्च किया था पाकिस्तान ने। और जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो एक पूर्व क्रिकेटर है। आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आज नीचे देनी है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। क्लियर? 13वां क्वेश्चन, मालदीव के लिए $400 मिलियन कौन देगा? मालदीव के लिए $400 मिलियन राशि देने वाला है एक्सिम बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट नेम है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा और लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। और बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि एक्सिम बैंक के, तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है? डेविड रस्किन्हा। इमेज में आप देख सकते हैं। और एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और जब यह लाइन ऑफ क्रेडिट मिलने वाली है मालदीव को, तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की कैपिटल का नाम क्या है? माले। और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। क्या? मालदीवी रुपया। और यहां मैप में देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया के लोकेशन के लिहाज से मालदीव कहां पर स्थित है? तो यहां पर है इंडिया, यहां पर केरल, और केरल से कुछ ही दूरी पर दोस्तों यहां बहुत सारे द्वीपों में बटा हुआ है यह मालदीव्स। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 14 फरवरी यानी कि कल ही वैलेंटाइन डे मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया और 11 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया। यानी कि ऑप्शन डी गलत है। यहां सही हमें आंसर बनाने के लिए यहां 11 फरवरी लिखना चाहिए। क्लियर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है आयुष राव यादव ने, अमित प्रकाश, अलका वसावा, भावना तड़वी। वो सुबह 4 बजे सबसे पहले वीडियो देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है भावना तड़वी को। बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि सुबह में दोस्तों हमारा दिमाग है वो स्थिर रहता है और याद भी अच्छी तरह रहता है। तो भावना तड़वी को कांग्रेचुलेशन, और उनका यह डेली क्रम है, बहुत बढ़िया। मीत वाणिया, लोकेश कुमार, संजय महिड़ा, करण सतवारा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सतोला हार्दिक, अजीत सिंह, सिसोदिया, नटवर सिंह, ठाकुर लालजी, पिंटू सिंह, SM राठौड़, कोई किप्स साकरिया नामक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। रोहन पटेल बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गलत था। और नीनामा प्रकाश, अंजू चौधरी, दिनेश भरवाड़, अस्मिता मीनामा, कल्पना चौहान, अभिषेक वर्मा जी, कन्हैयालाल सोलंकी SH, सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। और ऑफलाइन तरीके से भी हमने सभी को रिप्ले कर दिया है, ठीक है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या है?
वर्ल्ड रेडियो डे 2021 की थीम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और कल मैंने आपको वर्ल्ड रेडियो डे के साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की थी, सही है ना? तो चलिए दोस्तों, आपको आंसर पता है, आंसर लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और बाद में वीडियो ट्वीट कीजिए। लेकिन ट्वीट करने से पहले एक छोटी सी सिफारिश है आपसे छोटी सी सिफारिश है, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।